जिन दिनों मैं रावलपिंडी पहुंचा, जीटी रोड पर डाके की वारदात का जिक्र जारी था। डाकुओं ने गुजर खान के करीब एक कार को रोककर उसको लूटा और उसमें सवार एक होनहार नौजवान को कत्ल कर डाला। ये जर्नैली सड़क पहले तो ऐसी न थी। रावलपिंडी की सरजमीन, गखड़ों के इलाके और पोठोहार की रवायात का दामन पहले तो ऐसा दागदार न था। उस रोज चौधरी मौला दाद जैसे बुजुर्ग ने भी मेरी बात की तस्दीक कर दी। कोई जी ऐसी बात नहीं थी। औरतें सड़क के ऊपर सोने से लदी जाती थी, कभी किसी ने उनको नहीं छेड़ा था। कोई डाका जनी कभी होती नहीं थी। अगर हुई तो एक चपड़ासी, एक सिपाही जाता था, तो अगलों को डर होता था, बड़ा था और इंसाफ था। उस ज़माने में था इंसाफ तो उसी ज़माने में था। आजकल तो खुदा का फजल है, हर जगह में, इंडिया में क्या, इधर क्या उधर क्या, कोई लोग पढ़ ज़्यादा गए हैं, तालीम ज़्यादा हो गई है, लोग मज़हब की तरफ से हट के दूसरी तरफ चले गए हैं, खुदा का डर कम हो गया है। चौधरी मौला दाद साहब खुदा रखे अब 90 बरस के होने वाले हैं। एक तो रावलपिंडी के बड़े पुराने बाशिंदे और दूसरे शहर के खासे बड़े इलाके के मालिक। उनके बुजुर्गों को, जो चौहान थे, सिखों ने बहुत ज़मीनें दी थीं। पुराने रावलपिंडी का बड़ा महल्ला चौधरी वारिस खान उनके ताया मरहूम के नाम पर है। मैं शहर के किसी कदीम बाशिंदे को ढूंढता ढूंढता उनके पास पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि 87 बरस की इस उम्र में भी आंखों से अयां चौचाली और जहन के गोशों में छुपी जौलानी का ये हाल है कि जहाँ बैठते हैं एक सरशारी का आलम होता है। मैं उनसे पुराने रावलपिंडी की एक एक बात तफसील से पूछ रहा था। मैंने कहा कि आपके ज़माने में अदालतों का और इंसाफ का क्या हाल था? अंग्रेज़ों ने रावलपिंडी में बड़ी छावनी डाली थी, उनका ज़माना कैसा था? अंग्रेज़ों का जब ज़माना था तो वो अंग्रेज़ का राज था। थे वो अंग्रेज़ ईसाई थे, बाइबल को मानते थे, लेकिन वो काम कुरान की हदीस पे करते थे। जो कुरान की शरायत हैं, काम वो था, नाम अंग्रेज़ का था। कदम वो जिस तरह कदम जर्मन का बढ़ता है, फतह इंग्लिश की होती है, इस तरह वो अंग्रेज़ का राज था। मैंने एक वो था, एक सेशन जज था जिसकी साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी। वो उसको मैं एक दिन जंगली मुर्ग देने गया तो कहता था, मौला दाद आप एक बात कहता हूँ, सच बताओ, किसी की सिफारिश करने आए हो? मैंने कहा नहीं साहब, मैं क्यों सिफारिश, मैं कभी नहीं, आपको पता है मैं आपके साथ 2 साल से असेसर हूँ, मेरी राय को आप तस्लीम करते हैं कि मैं ठीक फेयर बात कहता हूँ। तो कहता है अगर सिफारिश नहीं है तो फिर तुम मेरे दोस्त हो, अगर वो नहीं तो निकल जाओ, फिर मैं नहीं आपसे बात करना चाहता। चौधरी मौला दाद 60-70 साल पुराने रावलपिंडी का नक्शा खींच रहे थे। अब जो शहर के बीचों बीच कदीम इलाका है, बस यही कुल शहर था। थोड़े से महल्ले, थोड़ी सी गलियां और थोड़े से लोग। रावलपिंडी की आबादी उस वक़्त को 50,000 के करीब थी और इसमें हिंदू थे, सिख थे, महल्ले थे, रंग बिरंगी थे। हमारे पास जो था, हमारा महल्ला चौधरी वारिस खान था। ये बहुत बड़ा महल्ला था। एक सैदपुरी गेट था, वहाँ हिंदुओं का महल्ला होता था। बाबड़ा बाज़ार था, पिशौरियों की गली थी, सरदारों का बाग, पिशौरी बाग और नया महल्ला, ये इसके ऊपर ये सारी पिंडी का बन्नी महल्ला, ये चंद महल्ले थे जिसमें ये नाम चलता था। इतनी उम्र में चौधरी साहब का हाफजा इतना तेज था और हाजिल जवाबी का ये आलम था कि अभी मेरा सवाल पूरा भी नहीं होता था कि चौधरी साहब जवाब के मैदान में कई हाथ आगे निकल चुके होते थे। अच्छा, कीमतें क्या होती थी चीज़ों की? चीज़ों की कीमतें के रुपए आने का 1 सेर दूध था, कोई मिलावट का नाम नहीं था। और गोश्त, बकरे का गोश्त 4 आने सेर। गाय का गोश्त होता नहीं था कि हिंदुओं ने, नारंग ने फैसला किया था कि पंजाब की हदूद में गाय कुशी मुसलमान के लिए नहीं है, अंग्रेज़ों के लिए होती थी। उनकी स्लाटर हाउस से बंद होते थे, अंग्रेज़ की होती थी, फ़ौजों में सप्लाई होती थी। लेकिन ये बकरे का गोश्त जो था 4 आने सेर होता था, 1 पैसे का पाव, रुपए की 4 सेर मिठाई, रुपए का 2 सेर। ये मैं 1922 का जिक्र कर रहा हूँ। 1922, 23, 24 के रुपए का उस वक़्त समझ लो कि 2 रुपये मन गंदम थी और आटा था 2.5 रुपये मन। 1 पैसे की रोटी में एक दाल मुफ्त मिलती थी, लोग खाते थे। चंद मुसलमानों की दुकानें थी, 2 कपड़ों वालों की थी
اور بوٹوں والی تھی، چونکہ ہندو چمڑے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اس واسطے وہ مسلمانوں کی دکانیں جوتی لوگ پہنتے تھے۔ راولپنڈی کی جامع مسجد قدیم شہر کے وسط میں ہے، اور اگر اس علاقے میں غیر مسلموں کا اصل زیادہ تھا تو یہاں اتنی بڑی مسجد کا ہونا حیرت کی بات ہے۔ لاہور کی ایک مسجد کے بارے میں تو سنا تھا کہ ایمان کی حرارت والوں نے شب بھر میں بنا دی تھی۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ راولپنڈی کی جامع مسجد کا قصہ بھی کچھ مختلف نہیں۔ جو راولپنڈی میں سب سے بڑی جامع مسجد بنائی گئی ہے وہ میرے والد نے بنائی ہے ایک رات میں۔ سکھوں نے کام نہیں بلانے دیکھے، چونکہ ہماری زمین تھی، سردار موہن سنگھ نے کام نقشہ پاس نہیں کرتے، تمام دنیا آ گئی اور ہر عورت اور مرد نے وہ مسجد بنا دی۔ مگر جو مسجد مرگلا کے سبز دامن میں ایک بڑے سے سفید پھول کی طرح کھل اٹھی ہے، وہ اسلام آباد کی مسجد شاہ فیصل ہے، جس کی دلکشی کا یہ عالم ہے کہ نگاہ نہیں ہٹتی۔ شدید گرمی میں جب لوگوں نے بھیگے تولیے سروں پر لپیٹ لیے تھے اور اوپر پہاڑوں پر سوکھے جنگل سلگنے لگے تھے اور زمین سے اٹھنے والی حرارت میں سارے منظر تیرتے ہوئے سے دکھائی دے رہے تھے، دور سے اس مسجد کے مینار یوں لگے جیسے تپتی دھوپ سے بے نیاز وحدت کی شہادت دیے جا رہے ہوں۔ اور پھر ایک اور مسجد میں نے جرنیلی سڑک کے کنارے گجر خان کے قریب دیکھی۔ اس کی پیشانی پر سیاہی سے لکھا تھا، یہ مسجد فلاں فلاں مسلک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد راستے میں کتنی ہی مسجدیں ملیں، سب کی پیشانی پر سیاہی سے ان کے مسلک کا نام لکھا تھا، یہاں تک کہ جہلم کا چوک اہل حدیث آ گیا۔ پھر کسی مینار نے وحدت کی قسم نہ کھائی۔ ہاں، تو بات راولپنڈی کی ہو رہی تھی۔ کسی زمانے میں کوئی کننگھم صاحب تھے جنہوں نے اس علاقے کا ایک ایک پتھر الٹ کر دیکھا تھا کہ شاید اس کے نیچے تاریخ کی کوئی گواہی چھپی ہو۔ انہوں نے سب سے پہلے پرانے شہر کے کھنڈر دریافت کیے، جہاں اب اوجھڑی کیمپ ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کے آثار موجود تھے۔ یہ شہر درہ خیبر سے اتر کر ہندوستان کے میدانوں کی طرف جانے والے لشکروں کے راستے میں پڑتا تھا، چنانچہ بڑی مشکل سے آباد ہوتا تھا اور بڑی آسانی سے لٹ جاتا تھا۔ بالآخر یہاں گکھڑوں نے پڑاؤ ڈالا۔ کہتے ہیں کہ یہ اصفہان میں کیان کے سلطان کے گوہر کی اولاد ہیں، اسی لیے کیانی کہلاتے ہیں۔ گکھڑوں نے یہاں رہتے رہتے جینے کا ہنر سیکھ لیا۔ وہ شمال سے آنے والوں کو اپنا مہمان بناتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ البتہ دلی کی طرف سے آنے والوں کو وہ قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے تھے، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ وہ ان کی خود مختاری میں نقب لگائیں گے۔ دلی کی طرف سے آنے والوں نے انہیں کچلنے کی بڑی کوشش کی۔ بلبن نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی، شیر شاہ نے ان کے خلاف تلوار جیسا ہتھیار استعمال کیا، مگر سب سے مؤثر ہتھیار اکبر کا تھا۔ اس نے گکھڑ سلطان کی پوتی سے اپنے بیٹے سلیم کی شادی کر دی۔ یہ الگ بات ہے کہ شہزادہ سلیم جب شہنشاہ جہانگیر بنا اور راولپنڈی آیا تو اپنے تزک میں اس نے لکھا کہ یہ گکھڑ عجیب حیوان صفت لوگ ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ میں نے ہر چند چاہا کہ اس لڑائی جھگڑے کو ختم کیا جائے، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر فائدہ ہوا تو سکھوں کو۔ گکھڑ سردار ہمت خان کو سکھ سردار گجر سنگھ نے تحت کیا۔ علاقہ وہی رہا، سردار بدل گئے۔ میں جن دنوں وہاں پہنچا، راولپنڈی پر سردار ملکھا سنگھ کے قبضے کو 200 سال پورے ہو رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس نے راولپنڈی کو بہت جی لگا کر آباد کیا تھا۔ پاکستان بننے سے 98 برس پہلے سکھوں نے خاموشی سے اپنے ہتھیار اور اپنا یہ شہر انگریزوں کو سونپ دیا۔ اسی روز کسی سکھ نے آہستہ سے کہا تھا، آج مہاراجہ رنجیت سنگھ مر گئے۔ مگر یہ شہر جی اٹھا، فرنگیوں کے ساتھ فراوانی آئی، کشادہ سڑکیں بنیں، دو رویا درخت لگے، ندی نالوں پر پل بندھے، بڑے بڑے باغ لگے، مدرسوں، کالجوں، کچہریوں اور ہسپتالوں کی سرخ اینٹوں اور کھپریل کی چھتوں کی عمارتیں بنیں۔ جہاں سکھوں کا پرانا قلعہ تھا وہاں راجہ بازار بنا، اور جس جگہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کے شہر کے کھنڈر تھے وہاں چھاونی بنی۔ چنانچہ 1907 کے گزیٹیئر میں لکھا ہے کہ راولپنڈی شمالی ہندوستان کا سب سے صاف ستھرا شہر تھا۔ مگر وہ شہر اب گر رہا ہے۔ لوگ پرانی عمارتوں کو توڑ توڑ کر فلیٹ، مارکیٹیں اور دکانیں بنائے چلے جا رہے ہیں۔ تمام بڑی سڑکوں کے کنارے اب دکانیں ہی دکانیں ہیں، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ عالم میں نے کلکتے تک دیکھا، کیا گجرانوالہ، کیا آگرہ،
क्या कानपुर और क्या बनारस, इस 1500 मील की पट्टी में इतनी मार्केटें और इतनी दुकानें तामीर हो रही हैं कि उनकी कतार को शुमार करना मुश्किल है। दुकानों के ऊपर फ्लैट हैं, उनमें दफ्तर के दफ्तर खुल रहे हैं। हर शख्स कुछ ना कुछ बेच रहा है, जो बेच नहीं रहा है वो कुछ ना कुछ खरीद रहा है। रात टेलीविज़न पर महारानी हेयर ऑयल का इश्तहार आता है, सुबह सारा शहर महारानी हेयर ऑयल खरीदने निकल खड़ा होता है। रात टेलीविज़न पर रुस्तम प्रेशर कुकर की करामात दिखाई जाती हैं, फिर अगली सुबह तुलू होने वाला दिन उस इश्तहार की करामात देखता है। नेपोलियन ने अंग्रेज़ों के बारे में कहा था कि ये दुकानदारों की कौम है। नेपोलियन दुनिया में अब दोबारा आ जाए तो अपने मकूले पर उसे नज़र-ए-सानी करना पड़ेगी। पहले जहां पंसारियों की या तारों की, कपड़े और जूते वालों की, हुक्के और तंबाकू की दुकानें हुआ करती थीं, वहां अब कंप्यूटर की, वीडियो की, इलेक्ट्रॉनिक्स के जदीद आलात की दुकानें भरी पड़ी हैं। जहां लोग खड़े खड़े माल्टे और गन्ने का रस पीते थे और रोटी के साथ मुर्ख छोले खाया करते थे, वहां अब वो खड़े खड़े जदीद मशीनों पर फोटोकॉपी निकलवा रहे हैं। एक कैसेट के गाने पलक झपकते दूसरे कैसेट में भरवा रहे हैं। जापानी कैमरों से निकली हुई जापानी रंगीन फिल्में अपने सामने धुलवा कर कंप्यूटराइज्ड मशीनों से चमकदार प्रिंट्स निकलवा रहे हैं। मुर्ख छोले अब एयर कंडीशनड रेस्तरानों के अंदर मिलते हैं और गन्ने का रस अब फ्लाई प्रूफ दुकानों के अंदर बिजली के क्रशल से निकाला जा रहा है, जिसमें गन्ने के साथ साथ न सिर्फ लीमू बल्कि पुदीने के पत्ते और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े भी पिस रहे हैं। हाथ हाथ भर लंबे गिलासों में लस्सी पीते पीते दुनिया कहाँ जा पहुंची। वो बात ज़्यादा पुरानी तो नहीं जब रावलपिंडी वाले गाते हुए मस्तानावार रक्स करते हुए इमाम बर्री शाह लतीफ़ की दरगाह पर जाया करते थे, और जहाँ अब इस्लामाबाद है वहाँ पहाड़ी चश्मों का शोर उनके नगमों से हम आहंग हो जाया करता था। जब कंपनी बाग में मेला लगा करता था और ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर झूले डाले जाते थे और पोठोहार के देहाती नौजवान जब पींगे लिया करते थे तो लड़कियां भूल जाती थीं कि चादर सर से सरक गई है, और फिर रात रात भर इनायत हुसैन भट्टी गाया करते थे और लोग कैसे सजे धजे आया करते थे। जब गर्मियों में लोग बसों में भर भर कर मरी जाया करते थे और रास्ते में बसों के गर्म पहियों पर चश्मों का शफाफ पानी डाला जाता था तो पूरी फजा में भाप के बादल उड़ा करते थे और चाय लम्हा भर में ठंडी हो जाया करती थी। लोग जीटीएस की बसों में बैठकर टोपी रख जाया करते थे और झाड़ियों में आग में चोली खेलते थे और झील में कराए की कश्तियाँ चलाया करते थे। सर्दियों में सदर की बेकरियों से वो हंटर्स बीफ खरीद कर लाया करते थे और राजा बाजार से ताज़ा पतीसा आता था। घर घर मकई की रोटी और चने का साग पकता था और बोरियां भर भर कर माल्टे चूसे जाते थे। फिर सर्दियों की सुबहों में मोटे मोटे कोट, कंटोप और दस्ताने पहने, मफलर लपेटे और मुंह से भाप के बादल उड़ाते हज़ारों मुलाजमीन साइकिलों पर बैठकर GHQ जाया करते थे। और खुदा जाने वो कौन तांगे वाला था जो राहगीरों को खबरदार करने के लिए कितनी चाहत से सदा लगाता जाता था, बई बई। वो सब बातें अब ख्वाब हो गईं। अब जापान की बनी हुई वैगनें चल रही हैं और उनमें ठुसे हुए मुसाफिर वैगनों के मालिकों को कोस रहे हैं कि न किसी से पूछा न गछा, जब जी चाहा किराया बढ़ा दिया। ये पिंडी वालों पर जुल्म है या नहीं? इस एहतजाज का मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। आप अपने कानों से सुनिए और रजा अली आबदी को अब इजाज़त दीजिए। बकवास ना करेगा।